इतिहास केवल क्या हुआ ये नहीं बताता, ये क्यों हुआ ये भी सिखाता है। हर परिवर्तन की अपनी एक प्रस्तावना होती है और आज वही प्रस्तावना आपके सामने है। मेरी कहानी यहीं से प्रारंभ होती है, पर इसे समझने के लिए आपको घटनाओं की वो श्रृंखला जाननी होगी जिसने मेरे आगमन की आवश्यकता पैदा की। क्योंकि जो आने वाला है वो केवल एक साम्राज्य का परिवर्तन नहीं, बल्कि एक युग का पुनर्गठन है। मगध का साम्राज्य एक दिन में नहीं बना था। ये उन राजाओं के प्रयासों का परिणाम था जिन्होंने इस भूमि को शक्ति, धन और सामर्थ्य का केंद्र बनाया। हर वंश ने मगध को नई दिशा दी और हर राजा ने इसे अगले युग के लिए तैयार किया। और अब हम इतिहास के उस परिवर्तनकारी क्षण पर पहुंच चुके हैं जहां से शुरू होता है मगध के सबसे महत्वाकांक्षी शासन का उदय। वो शासन जिसने राजनीति, समाज और शक्ति की परिभाषा को बदल दिया। वो था नंद वंश। नंद वंश की शुरुआत उस व्यक्ति से हुई जिसके पास न राजवंश था न राजनीतिक परंपरा, लेकिन जिसकी महत्वाकांक्षा किसी भी सम्राट से कहीं अधिक विशाल थी। वो था महापद्म नंद। उसने शिशुनाग वंश हटाकर मगध का ताज अपने हाथ में लिया। ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं था, ये भारत की सामाजिक संरचना में नींव से लेकर शीर्ष तक हिला देने वाला क्षण था। महापद्म नंद एक एक कर महान जनपदों को पराजित करता गया। शक्ति शब्दों से नहीं, विजय से सिद्ध होती है। इन राज्यों को जीतना महत्वाकांक्षा नहीं, मेरी नियति है। 8 जनपदों के पतन के बाद मगध अब सिर्फ एक राज्य नहीं रहा, ये एक विराट साम्राज्य बन गया था। नंद सेना प्राचीन भारत की सबसे विशाल सेना थी। ये इतनी विशाल शक्ति थी कि जब सिकंदर के सैनिकों ने सुना कि आगे नंद सेना खड़ी है। सिकंदर, आगे नंद सेना खड़ी है। इतनी विशाल सेना है कि अगर आगे बढ़े तो हम कुचल दिए जाएंगे। हम आगे नहीं बढ़ेंगे ध्वज। नंद सेना से भिड़ने की हिम्मत अब हम में नहीं। वो सेना बहुत विशाल है। वे ब्यास नदी को पार करने की हिम्मत नहीं जुटा सके। महापद्म नंद के बाद 8 और नंद शासक आए, कुल 9 नंद राजा। इतने शासकों के बावजूद किसी भी साम्राज्य की दिशा हमेशा उसके अंतिम राजा के स्वभाव से तय होती है, और नंद वंश का अंतिम शासक था वीरपुत्र, महाजनपदों के विजेता, मगध सम्राट राजा धनानंद पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। सागर जितना विशाल साम्राज्य, हजारों युद्ध हाथियों की सेना और सोने से भरा पाटलिपुत्र सब मेरी शक्ति के अधीन है। मैं सिर्फ राजा नहीं, तुम सबका भाग्य रचयिता हूं। शटार, आगे आओ, मगध की नीति का वर्णन करो, क्योंकि मुझे लगने लगा है कि इस साम्राज्य की नीति अब कमजोर पड़ रही है। महाराज, मगध की नीति अभी अपने चरम पर है। पूर्ववर्ती राजाओं की नीतियों ने ही इस साम्राज्य को समृद्ध बनाया है। खजाने अब भी भरे पड़े हैं। कृषि और व्यापार उत्कर्ष पर हैं। किसान प्रसन्न हैं। भूमि उपजाऊ है। राजकीय व्यवस्था स्थिर है महाराज, और पूरे आर्यावर्त में मगध की प्रतिष्ठा और प्रभाव निरंतर बढ़ रहा है। शटार, लगता है तुम्हें नीति, राज्य व्यवस्था और राजनीति तीनों का ही कोई ज्ञान नहीं है। जनता की खुशहाली मेरे साम्राज्य का भविष्य तय नहीं करेगी। मगध को बदलने की आवश्यकता है, और यह परिवर्तन मेरे साम्राज्य को महान बना देगा। शट्टार, अब ध्यान से सुनो। किसान को हर फसल का 16.67% राज्य को देना होगा।
एक दाना भी कम हुआ तो मैं उसे दंडित कर दूंगा और व्यापारियों पर मेरी पकड़ और मजबूत कर दो। हर चौकी पर, हर मार्ग पर चौकी कर वसूला जाएगा। सामान जहां जहां रुकेगा वहीं वहीं कर लगेगा। 10 बार भी लगे तो परवाह नहीं। ये मेरा आदेश है। महाराज क्षमा करें, पर ऐसी व्यवस्था राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। राज्य के लिए क्या हानिकारक है और क्या लाभदायक, ये मैं भली भांति जानता हूं शट्टार। तुम्हारा सुझाव महत्वपूर्ण नहीं है। किसान टूट जाएंगे और व्यापार में बढ़ोतरी के साधन कम हो जाएंगे महाराज। इससे प्रजा पर भारी बोझ पड़ेगा। तुम जैसे लोग सिर्फ स्थिति देखते हो, मैं साम्राज्य का भविष्य देखता हूं। और सुनो शट्टार, जिस तरह कपास खेत से धागे तक, धागे से कपड़े तक, कपड़े से बाजार तक, वैसे ही कर भी हर पड़ाव पर लगेगा। चमड़ा, खाल, गोंद, पत्थर, खनिज, धातुएं, तेल, गुड़, मसाले, वस्त्र, सब पर कर बढ़ाओ। यह मेरा आदेश है। अब जाओ, तुरंत यह व्यवस्था बनाओ और पूरी तरह लागू करो। धनानंद, नंद साम्राज्य का आखिरी राजा। मेरी उससे कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, पर उसका अहंकार, उसका अत्याचार पूरे आर्यावर्त पर एक बोझ बन चुका था। राजा होना और राज करना, इन दोनों का अंतर वो कभी समझ नहीं पाया, और उसकी नियति से मेरा टकराव अब अवश्य था। आपने इस श्रृंखला के 2 अध्याय देख लिए हैं, और अब आप देखने वाले हैं मेरे और उसके कार्यकाल का वो दौर जो आने वाले युगों के लिए एक सीख बन जाएगा। मैं मिलूंगा अब आपसे 3रे अध्याय में, जहां बुद्धि और अहंकार का आमना सामना होगा।